हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन्होंने एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स क्लियर किया एंड नाउ दे आर गोइंग टू टेक मेंस एग्जामिनेशन ऑन 10th एंड 12th। तो अब जो एक डाउट आ रहा है ना लोगों के मन में, जो एक परेशानी आ रही है कि हमें तो लगा ही नहीं था कि हमारा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने एक सेशन कंडक्ट किया टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो @KS Bankers करके सर्च करो, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, वो जाके ज्वाइन कर लो। बिकॉज वी कीप कंडक्टिंग सेशंस देयर, आई एम वेरी एक्टिव ऑन टेलीग्राम। तो वहाँ पर कंडक्ट करते हैं सेशन। तो मैंने एक सेशन किया जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, एंड स्टूडेंट्स वर लाइक, हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हमारा एग्जामिनेशन निकल जाएगा, हम तो इतना अटेम्प्ट ही नहीं करके आए थे, बट आपने बोला था एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करना, तो इसलिए शायद हमारा एग्जामिनेशन निकल गया। उनका कहना था कि हमारे शिफ्ट में लोग 90 अटेम्प्ट करके आए थे, और आपने भी देखा होगा, आप जिन भी वीडियोस के नीचे देखते थे, एनालिसिस में देखते थे, आप पोल्स में देखते थे, लोगों का होता था 90+ अटेम्प्ट्स। लेकिन वहीं जो कट ऑफ्स गई हैं आप देख लो, एवरेज कट ऑफ जानी चाहिए वही कट ऑफ गई है। तो लोगों का एग्जामिनेशन इस वजह से निकल गया, तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम क्या करें इन लास्ट 10 days में। तो वो बहुत एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है लोगों के लिए। तो इन लास्ट 10 days में देखो, मैं कोई मूल मंत्र तो बता नहीं सकती हूँ, मैं ऐसे झाड़ा फूका नहीं मार सकती कि ये कर लेना और आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा। बेस्ट पॉसिबल क्या चीज़ें हो सकती है मैं आपको वो बताती हूँ। और बहुत सारे लोग ना अभी कमेंट भी करेंगे, और वैसे डायरेक्टली भी पूछते हैं, सेशंस में भी पूछते हैं कि मैम अगर आपने ये बताया और मैंने एक सोर्स ये फॉलो कर लिया तो क्या वो सफिशिएंट है? देखो, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो कुछ भी सफिशिएंट नहीं होता है, लेकिन आप उस पोजीशन पर नहीं है जहां पर आप ये पूछ पाएं कि सफिशिएंट है कि नहीं है। सफिशिएंट तो तब होता, और शायद तब भी नहीं होता, जब आप लगातार 6 महीने से पढ़ रहे होते करंट अफेयर और 6-7 बार अब तक रिवाइज कर चुके होते, शायद तब भी सफिशिएंट नहीं होता। लेकिन क्योंकि अब आपके पास टाइम जो है अपना कम है, तो आपका फोकस सिर्फ इन 3-4 चीज़ों पर होना चाहिए जो मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले करंट अफेयर्स पे फोकस करो। जो लोग मार्च का पढ़कर जाएंगे वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे, क्योंकि बाकी लोग भी ज़्यादातर वही रिवाइज कर रहे हैं और आपके लिए बिल्कुल नया होगा, फ्रेश होगा। तो एक तो मार्च अच्छे से रिवाइज करो, बहुत अच्छे से पढ़ो मार्च को, उसकी कोई भी चीज़ें मत छोड़ो। अप्रैल भी 7-8 तारीख तक का अप्रैल का पढ़कर जाओ। फेब्रवरी और जनवरी का क्या करो कि जो बुलेटिन पॉइंट्स आते हैं ना, कुछ मेन जैसे 100 पॉइंट्स आ गए जनवरी के, और क्विजेज आ गई साथ में, और 100 पॉइंट्स फेब्रवरी के आ गए, क्विजेज आ गई, वो पढ़ लो। एंड बैंकिंग अवेयरनेस जनवरी एंड फेब्रवरी का अच्छे से कर लो। जब SBI इन न्यूज़, RBI इन न्यूज़, ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडीग्राम में करिश्मा सिंह पे शेयर करा है, वहाँ से जाके वो वाली न्यूज़ ले लो। SBI इन न्यूज़, RBI इन न्यूज़, MOUs, एंड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि ऐसा लग रहा है कि हाँ वो आ सकती है, वो सब हमने शेयर कर दिया है, सिर्फ उतना पढ़ लो। और मल्टीपल सोर्सेज में मत जाओ, 1-2 सोर्सेज ही रखो, उनको मल्टीपल रिवाइज करो। मार्च को 5-6 बार रिवाइज कर लो, जनवरी फरवरी को 2-2 3-3 बार रिवाइज कर लो। SBI इन न्यूज़ एंड आप अपने जो MOUs वगैरह हैं वो थोड़े देख लो, और अपना अप्रैल अभी डेली से कर लो। अप्रैल कुछ सर से कर लो, अपना जो डेली का कर रहे होगे, और बाकी आप जा सकते हो कि जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो उस टीचर को फॉलो कर लो। सो इतना इनफ है। इतना अगर आप कर लेते हो ना, उसके अलावा आपको और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी करंट अफेयर्स में, अगर आपने सिर्फ लास्ट 10 days पढ़ रहे हो तो। और बाकी जो लोग पढ़ रहे थे उनके लिए तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया कि आपको पूरा करंट अफेयर किस तरह से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च बहुत अच्छे से करना, एंड आपका जो अप्रैल है वो भी स्टार्टिंग का 7-8 दिन तक का कर लेना। दूसरी बात आती है मॉक टेस्ट की, कि मेंस के मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है ना, हमें कितने देने चाहिए। तो मेंस के मॉक टेस्ट देखो, मेरे हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी है ना मेंस के मॉक टेस्ट की, आपको 2 दिन में एक बार ही देना चाहिए, क्योंकि आपका 3 घंटे करीबन लगता है उस मॉक टेस्ट को देने में। फिर वो दोगे, फिर वो एनालाइज करोगे, तो सेल्फ प्रैक्टिस कब करोगे? सीए को इतना टाइम कैसे दे पाओगे अगर मॉक टेस्ट में इतना टाइम लगा दोगे? तो आपकी प्रैक्टिस इस वक्त इंपॉर्टेंट है। तो अगर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट भी देते हो ना, उतना सफिशियंट है। अगर मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूं, मैंने शायद पूरे टोटल 4 मॉक टेस्ट दिए होंगे मेंस के मिला के, क्योंकि मेंस के मॉक टेस्ट इतने रेलिवेंट नहीं होते ना, मेंस के मॉक टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, इंग्लिश के लिए एंड रीजनिंग के लिए आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि वहां से आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है। क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस ओनली ना। बाकी आप सीए तो रट लोगे, क्वांट में अगर आपका बहुत अच्छा नहीं है तो आप वैसे भी इस लास्ट 10 days में इतना ज़्यादा कुछ मैजिकल नहीं कर पाओगे। लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश ऐसा है जो आपको बहुत आगे लोगों से लीड दे सकता है, तो उसको आप ज़रूर सेक्शनल टेस्ट के थ्रू रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर हमारी बारी आती है तीसरी, कि क्रिटिकल रीजनिंग किस तरह से करना है। देखो, मेरा सजेशन आपको हमेशा यही होता है, क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 नंबर का आएगा। लेकिन अगर आपके मॉक टेस्ट में, अभी आप 2-3 मॉक टेस्ट में 2 क्रिटिकल रीजनिंग, अगर आपका मॉक टेस्ट में क्रिटिकल रीजनिंग सही निकल रहा है तो आप एग्जामिनेशन में करना। अदरवाइज मेरा सजेशन ये होता है कि अगर रीजनिंग आपका डिफाइंड पैटर्न पे आया है, कन्वेंशनल वे में आया है, तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग पर नहीं जाना है। पहले वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको जो कि आपसे बन पा रहे हैं, जो आपने देखे हुए हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन अब आपने कंप्लीट कर लिए पूरे, और अब आपको नहीं मिल रहे कोई इस तरह के क्वेश्चन जो आप कर सकते हो, तो फिर क्रिटिकल रीजनिंग पे जाओ, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में हमेशा
चांसेस होंगे कि आपके 70-80% ठीक हो सकता है, 10-20% गलत होने के चांसेस भी रहेंगे, तो उसको माइंड में रखना। दूसरा, लास्ट के लिए रखना क्रिटिकल रीजनिंग, हमेशा एंड में करना, क्योंकि जब आपके पास 2-3 मिनट बचेंगे और आप कुछ और नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे होगे, सब क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा होगा कि आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे और हो सकता है वहां पर आपको मार्क्स फेच हो भी जाए। सो ये 3 चीजें याद रखना। बाकी आप क्वांट के लिए अगर पूछते हो तो क्वांट के लिए सिंपली मेरा सजेशन तो यही है कि जो चीज़ें आपको लगती हैं कि आप थोड़ा भूल गए हो, जिसको जिस चैप्टर को आपको रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है, उस चैप्टर को रिवाइज करो एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स या फिर जो टीचर्स बोल रहे हैं कि इस तरह का पेपर आ सकता है, वो वाली क्लासेस से उन क्वेश्चंस को कर लो, एक एक दो दो रोज के। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि मैम अरिथमेटिक ही नहीं आता है, अरिथमेटिक रिलेटेड डीआई आ गई तो क्या करेंगे? डीआई एग्जामिनेशन में एक तो आएगी नहीं, 3 से 4 डीआई आएंगी, ज़्यादा भी आ सकती हैं। उसमें ऐसा तो नहीं है कि सारी अरिथमेटिक बेस्ड होंगी, कुछ तो लॉजिकल भी होंगी ना, लेकिन हमारा अट्रैक्शन कहाँ होता है, हम कहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मुझे तो अरिथमेटिक नहीं आता है। अगर इतने दिन में अरिथमेटिक नहीं पढ़ा तो लास्ट के 10 डेज में तो अरिथमेटिक आप कर नहीं पाओगे। तो उस पे ध्यान देने की बजाय मुझे लॉजिकल पे ध्यान देना चाहिए कि मेरी लॉजिकल डीआई आएगी या मेरी कैलकुलेटिव डीआई आएगी तो कैसे करेंगे। एक डीआई ज़रूर ऐसी होगी जो थोड़ी सी कैलकुलेटिव होगी, टाइम टेकिंग होगी, बट ईजी होगी, उसको मत छोड़ना। प्रोबेबिलिटी की अगर डीआई आ गई तो उसको मत छोड़ना। सो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं आपके, एंड अरिथमेटिक में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो 1-2 लाइन के होंगे, जो दिखने में थोड़े मुश्किल से तो लगेंगे, लेकिन वो मुश्किल होंगे नहीं, वो सॉल्व हो जाएंगे। कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन हुआ, कोई एज बेस्ड क्वेश्चन हुआ, कोई टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, तो अगर ये चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो इनके चैप्टर्स के क्वेश्चंस को ट्राई करना, वहां पर शायद आपसे बन जाएंगे। एंड मिनिमम ही लेके चलो। अगर आप क्वांट में वीक हो तो आप ये समझ के चलो कि मेरे को एवरेज लाना है, बाकियों में मेरे को अच्छा स्कोर करना है। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट था, हमारा क्वांट भी अच्छा नहीं है, हमारी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, हमने जीए भी नहीं हमेशा से पढ़ा। तो बंधुओं, अगर आपके सारे ही सेक्शंस खराब होंगे तो फिर कैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कैसे कोई आपको कुछ सजेस्ट कर पाएगा? तो ये चीज़ एक तो, या जस्ट टाई दिस नॉट इन योर हेड कि कोई एक ही चीज़ मेरी खराब हो सकती है, तभी ये कंपनसेशन का चलेगा प्रोसेस कि अगर जीए नहीं आता है तो बाकियों में अच्छा कर लिया, आगे से जीए अच्छे से पढ़ लेना। अभी फिलहाल जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन सबको ध्यान में रखना। एंड अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जामिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। आधे से ज़्यादा लोग मेंस में फेल होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो अटेम्प्ट क्वेश्चंस कर कौन से रहे हैं। जो क्वेश्चंस छोड़ने वाले हैं वो उसी में फंसे होते हैं, और जो क्वेश्चंस बनाने वाले होते हैं वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि जिन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगता है वो वहीं फंसे पड़े रहते हैं। इसीलिए मैंने एक आपके साथ वीडियो शेयर किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वो वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। एंड आप कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे तो लोग बोल रहे हैं कि आप स्कीम बता रहे हो चिल्ला चिल्ला के, इससे तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो राइट तरीका क्या है अटेम्प्ट करने का, मेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माई माइंड। मैं और ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, बस इतना ही मुझे कहना था। कोई कमेंट्स में डाउट रह गए आपके तो डाउट को कमेंट कर दो, मैं उसमें आपको ज़रूर बता दूंगी। बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, सारा फोकस, सारे एफर्ट्स अपने अभी इन लास्ट 10 डेज में मेंस पर लगा दो। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेंस मुझे नहीं आ रहा है, मेंस शायद मेरा नहीं होगा, बट कुछ नहीं पता है, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। क्लर्क का मेंस है, एंड आपने अगर प्रीलिम्स निकाला है तो आपके बेसिक्स अच्छे हैं, तभी आप मेंस तक पहुंचे हो। तो आप इतने सारे लोगों को पीछे छोड़कर पहुंचे हो, तो पूरी जी जान लगा दो और इसी बार सिलेक्शन ले लो, तो बड़े मजे आ जाएंगे। ठीक है, ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। कमेंट कर देना कुछ और हो, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।